Hello students, in this video we are here to study about the part 2 of previous video that was ruling the countryside. So this is the beginning of this topic, crops for Europe. So यानी यूरोप के लिए फसल, द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू। यानी ब्रिटिश ने यह रियलाइज किया कि जो गांव देहात के इलाके हैं वो सिर्फ रेवेन्यू नहीं देगा, अब वो क्या करेगा कि अब वो फसल उगाएगा जिसकी यूरोप को ज़रूरत है। 18वीं शताब्दी के अंत तक क्या हुआ कि कंपनी की ये कोशिश थी कि अपने ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए, यानी ओपियम और इंडिगो के ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए वो मतलब उसकी कोशिश कर रही थी। और उसके बाद के वक्त में ब्रिटिश ने क्या किया, या तो मनाया या मजबूर किया कल्टीवेटर्स को भारत के विभिन्न हिस्सों में कि आप या तो जूट की खेती बंगाल में कीजिए, आसाम में टी की खेती कीजिए, और मतलब यूपी में जिसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था वहाँ पे शुगर केन की खेती कीजिए। वीट का मतलब कि पंजाब में कीजिए, और महाराष्ट्र में और पंजाब में कॉटन की खेती कीजिए, और राइस की कहाँ पे, मद्रास में कीजिए। अब ये कैसे किया जाता, तो ब्रिटिश ने मतलब कि बहुत से तरीके अपनाए क्रॉप्स को एक्सपेंड करने के लिए। अब मतलब इसको देखते हैं, दो फिगर यहाँ पे है, कलमकारी प्रिंट है और यहाँ पे फ्लोरल डिज़ाइन है। अब इस दोनों फिगर, ये जो दो है ये कॉटन प्रिंट्स का मतलब कि इमेज है। ये कलमकारी प्रिंट जो है वो आंध्र प्रदेश के जो वीवर है उन्होंने बनाया है। राइट साइड में ये जो फ्लोरल डिज़ाइन है ये विलियम मॉरिस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक फेमस पोएट है और आर्टिस्ट है 19वीं शताब्दी का, ब्रिटेन का। दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों प्रिंट में क्या हुआ है कि एक ब्लू कलर का इस्तेमाल हुआ है जिसको कॉमनली क्या कहा जाता था, इंडिगो। अब ये कलर प्रोड्यूस कैसे होता था, जो ब्लू हम इन प्रिंट्स में देखते हैं वो इंडिगो प्लांट की मदद से प्रोड्यूस होता था। ब्लू डाई जो था वो मॉरिस के प्रिंट में जिसका इस्तेमाल हुआ 19वीं शताब्दी में, वो मतलब कि इंडिगो से उसका प्रोडक्शन हुआ है, इंडिगो से वो निकला है। और जिसकी खेती कहाँ पे होती थी, इंडिया में होती थी। इंडिया जो था वो मतलब कि इंडिगो का बिगेस्ट सप्लायर था दुनिया में उस वक्त। इंडिगो की इतनी डिमांड क्यों थी, इंडिगो का जो प्लांट था वो ट्रॉपिक्स में ज़्यादातर उगाया जाता था। 13वीं शताब्दी तक इंडियन इंडिगो जो था वो मतलब कि वॉज बींग यूज बाई क्लॉथ मैन्युफैक्चर, इटली के मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, फ्रांस और मतलब ब्रिटेन के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी कपड़े को रंगने में। कुछ ही अमाउंट जो थे इंडियन इंडिगो का मतलब कि यूरोपियन मार्केट में पहुंचता था, और इसका जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा था। यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स को मतलब कि इसकी वजह से दूसरे प्लांट पे डिपेंड होना पड़ता था जो मतलब कि वायलेट बनाते थे और ब्लू बनाते थे। ये जो प्लांट था वो टेम्परेट जोन का था, इसका नाम था ओड, और ये मतलब कि यूरोप में बहुत आसानी से अवेलेबल था। यह नॉर्दर्न इटली में और सदर्न फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के हिस्सों में उगाया जाता था। ये जो मतलब कि इंडिगो से अब इनकी कंपटीशन थी। ओड के जो प्रोड्यूसर थे यूरोप में, उन्होंने अब सरकार पे जोर दिया कि आप ना यूरोप क्या कीजिए, इंडिगो के इंपोर्ट पे बैन लगा दीजिए। जितने भी क्लॉथ डायर थे, कपड़ा रंगने वाले, उन्होंने इंडिगो को ज़्यादा पसंद किया, किसके मुकाबले, ओड के मुकाबले। इंडिगो से एक बहुत अच्छा शानदार ब्लू कलर आता था, बट ओड से वो धुंधला और कहते हैं मैला टाइप का अच्छा कलर नहीं आता था। 17वीं शताब्दी तक यूरोपियन कपड़ा के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने सरकार को क्या किया, अब मतलब कि मनाया कि आप ना अब इंडिगो पे जो इंपोर्ट लगाया उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए। फ्रेंच यानी जो फ्रांसीसी थे उन्होंने सेंट डोमिंगो में क्या किया, इंडिगो की खेती शुरू की, और ब्राज़ील में पोर्तुगीज़ ने और इंग्लिशमैन ने जमाइका में, और स्पेनिश ने कहाँ पे, वेनेजुएला में इंडिगो की जो खेती थी वो मतलब कि नॉर्थ अमेरिका के बहुत से हिस्सों में शुरू हुआ। और 18वीं शताब्दी के अंत तक, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जो इंडिगो की जो डिमांड थी वो बढ़ी। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज, अब धीरे धीरे ब्रिटेन का औद्योगिकरण होने लगा और जो कॉटन प्रोडक्शन था वो एकदम से बढ़ गया। अब नई डिमांड की मांग होने लगी क्लॉथ डाइज के लिए। डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, अब इंडिगो की मांग बढ़ने लगी। इसकी जो सप्लाई थी वेस्ट इंडीज़ से और अमेरिका से, वो बहुत से कारणों से बंद हो गए थे। 1783 और 89 के बीच में इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वो लगभग आधा हो गया था वर्ल्ड में।
जो ब्रिटेन में जो कपड़ा रंगने वाले थे अब वो निराश होकर के अब नए सोर्स की तरफ देख रहे थे कि अब मतलब कि इंडिगो जो है वो कैसे मतलब कि प्रोड्यूस किया जाएगा। अब इस बीच में ब्रिटेन इंडिया की तरफ देखता है। इंडिगो का मतलब डिमांड जो है यूरोप में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। अब भारत के अंदर जो कंपनी है वो अब क्या करता है, इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन को एक्सपेंड करने को सोचता है, बढ़ाने को सोचता है, इंडिगो की खेती को एक्सपेंड करने को सोचता है। आखिरी डिकेड 2 दशक जो है 18वीं शताब्दी के, बंगाल में जो इंडिगो कल्टीवेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा और मतलब कि ये यूरोपियन वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट कर लिया। 1788 में लगभग 30% इंडिगो जो है वो ब्रिटेन में इंपोर्ट किया गया इंडिया से। 1810 तक यही जो रेशियो था वो 95% तक हो गया। इंडिगो व्यापार जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। जो कमर्शियल एजेंट थे और जो अधिकारी थे या व्यापारी थे, अब उन्होंने क्या किया, इंडिगो की खेती में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब सालों तक क्या हुआ कि कंपनी के जो अधिकारी थे, सालों बाद उन्होंने क्या किया, अपना जॉब छोड़ दिया और इंडिगो बिजनेस की तरफ प्रभावित हो गए। अब हाई प्रॉफिट से अट्रैक्ट हो करके बहुत सारे जो स्कॉट्समैन थे और इंग्लिशमैन थे ये इंडिया आए, यानी जो अंग्रेज़ थे और जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे वो यहाँ पे भारत में आकर के प्लांटर बन जाते हैं। प्लांटर कौन थे, वो स्कॉट्समैन थे और इंग्लिशमैन थे। उनके पास, अब जिनके पास कोई पैसा नहीं था इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए, अब वो क्या कर सकते थे, लोन ले सकते थे। किन से ले सकते थे, या तो उस समय के बैंक से ले सकते थे या फिर कंपनी से ले सकते थे। अब इंडिगो की खेती करने के ना 2 सिस्टम थे, एक था नीज कल्टीवेशन और एक था रियोती। इस सिस्टम में नीज कल्टीवेशन के तहत क्या हुआ कि प्लांटर ना इंडिगो प्रोड्यूस करता था लैंड्स में, जो मतलब वो डायरेक्टली कंट्रोल करता था। या तो वो ज़मीन खरीद लेता था, मतलब ज़मींदार पे रेंट पे लेता था, या फिर मतलब कि हायर्ड लेबर की मदद से, यानी जो भाड़े पे मजदूर ला करके उनसे खेती करवाया करता था। अब नीज कल्टीवेशन के साथ प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विथ नीज कल्टीवेशन। प्लांटर को मुश्किल होती थी एरिया को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड था। इंडिगो जो है वो मतलब कि फर्टाइल लैंड पे ही हो सकती थी, और मतलब क्या था कि जितने भी फर्टाइल लैंड थे वो डेंसली पॉपुलेटेड थे, छोटे छोटे लैंड के टुकड़ों में बिखरे हुए थे, उन्हीं को लिया जा सकता था। प्लांटर को ज़्यादा लैंड की ज़रूरत थी, है ना। अब मतलब कि अब वो लैंड लाए कहाँ से, उन्होंने कई जगह पे ये प्रयास भी किया कि या तो लैंड को लीज पे ले लिया जाए इंडिगो फैक्ट्री के आसपास के, या फिर जो किसान है छोटे छोटे किसान उनको वहाँ से हटाया जाए। बट इनकी वजह से हमेशा कन्फ्लिक्ट हुआ और टेंशन हुआ, झंझट और तनाव की स्थिति हमेशा उत्पन्न हुई। ना ही आसान था लेबर को मोबिलाइज करना, और लार्ज स्केल पे प्लांटेशन कराने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत थी। लेबर जो था समय दर समय, मतलब कि एट अ टाइम व्हेन, लेबर की ज़रूरत उस समय होती थी जब चावल की खेती हुआ करती थी। नीज कल्टीवेशन जो था वो लार्ज स्केल पे करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लो की ज़रूरत पड़ती थी और बैल की ज़रूरत पड़ती थी। 1 बीघा में लगभग 2 प्लो की ज़रूरत पड़ती थी। तो अगर किसी प्लांटर के पास 1000 बीघा था तो कम से कम उनको 2000 प्लो की ज़रूरत पड़ती थी। अब इतना बड़ा खरीद के लिए और इतना बड़ा मेंटेनेंस बहुत बड़ी समस्या थी। अब ना ही आसानी से किसानों से लिया जा सकता था, क्योंकि उनके जो प्लो थे और बुलोक्स वो मतलब चावल की खेती में बिजी थे, और इंडिगो प्लांटर्स की ज़रूरत जो थी उसी वक्त थी कि उनको भी प्लो की ज़रूरत उसी वक्त पड़ती थी जब चावल की खेती होती थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक प्लांटर्स जो थे वो अपना एरिया नहीं बढ़ाना चाहते थे। लगभग 25% से भी कम खेत में वो नील की खेती किया करते थे। अब उनके पास एक विकल्प बच गया था, रियोती सिस्टम। अब इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोत, यानी इंडिगो की खेती रियोत्स की ज़मीन पर। रियोती सिस्टम के तहत प्लांटर जो थे, यानी जो छोटे किसान थे, प्लांटर जो थे, उन्होंने क्या किया, रियोत्स को मजबूरन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर किया। कॉन्ट्रैक्ट यानी सट्टा। उस वक़्त क्या था, उन्होंने सरकार को विलेज के जो मुखिया थे उनको प्रेशर किया कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। किनके बिहाफ पर, रियोत्स के बिहाफ पर। जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे उनको क्या मिलता था, उनको पैसा मिलता था एडवांस में, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कि आप इंडिगो की खेती कीजिए। अब लोन की वजह से इंडिगो की खेती करने को ये किसान तैयार हो जाते थे, लेकिन वो 25% उनका जो एरिया था उसी पे वो तैयार होते थे। प्लांटर उनको क्या करता था, सीड और ड्रिल देता था। कल्टीवेटर ने क्या करता था, वो मिट्टी को तैयार करता था, बीज बोता था और उसकी देखभाल करता था।
अब इसके बाद क्या है, अब इंडिगो की खेती कैसे होती थी इसके प्रोसेस पे हम नहीं जाएंगे, नो नीड टू नो, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री। सो व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड, जब ये फसल तैयार होती थी और प्लांटर को मिलती थी तो उनको दूसरा फिर से नया लोन दे दिया जाता था। और ये जो साइकिल था लोन का कभी ख़त्म नहीं हुआ। शुरुआत में तो पीजेंट को बड़ा मज़ा आया कि चलो लोन मिल रहा है खेती करने के लिए करते हैं, लेकिन बाद में मतलब कि उनको ये ट्रीटी बहुत हार्श लगा, उन पे लोन का जो ये सिस्टम था वो ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी भी बारी बारी मतलब कि और समस्याएं थी। प्लांटर जो थे वो इंडिगो को कल्टीवेट करने को बोलते थे कि आप अपने बेस्ट सॉइल पे इसको कल्टीवेट कीजिए, जिसमें पीजेंट जो थे वो मतलब कि राइस की खेती करते थे। इंडिगो जो था उनका डीप रूट्स था, मतलब इंडिगो का बहुत गहरा जाता था ज़मीन के अंदर और उसकी वजह से मिट्टी की क्वालिटी ख़राब हो जाती थी। इंडिगो हार्वेस्ट के बाद चावल की खेती करना बहुत मुश्किल था। ब्लू रिविलियन यानी कि नील विद्रोह और उसके बाद का क्या हुआ, मार्च 1859 में हजारों रियोत बंगाल में उन्होंने इंडिगो को उगाने से मना कर दिया। जैसे जैसे ये रिवेलियन फैला, रियोत जो थे वो रेंट देने को, प्लांटर को रेंट देने को मना कर दिए और उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज पे अटैक किया। तलवार से, फरसों से, तीर कमान से, औरतों ने भी क्या किया, अपने बर्तन से, किचन आइटम से अटैक किया। जो भी प्लांटर के लिए काम कर रहा था उनका सामाजिक रूप से विरोध हुआ। और जो गोमस्ता थे, जो प्लांटर का एजेंट था उसको क्या बोलते थे, गोमस्ता। जो लैंड रेंट, जो रेंट लेने आया करता था उसकी पिटाई होती थी। अब रियोत्स ने कसम खाई कि अब वो वापस से कभी भी एडवांस नहीं लेंगे और मतलब कभी इंडिगो नहीं खेती करेंगे उसकी, और कभी भी मतलब कि प्लांटर्स की तरफ से बेवकूफ़ नहीं बनाए जाएंगे। लठियाल, प्लांटर के लठियाल की तरफ से, लठियाल लाठीधारी जो लोग थे, मजबूत हट्टा कट्ठा लोग, ये प्लांटर के द्वारा नियुक्त किया जाता था। अब वाई डिड पीजेंट डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पीजेंट्स ने ये मतलब निर्णय लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। किसकी वजह से उसके अंदर, उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई। इंडिगो सिस्टम तो सचमुच में बहुत अत्याचारी था ही, बट जो भी उनसे पीड़ित थे वो हमेशा मतलब रिवेलियन में हिस्सा नहीं लेते थे। 1859 में इंडिगो जो था, इंडिगो रियोत, उनको लगा कि दे हैव द सपोर्ट, उनका ना लोकल ज़मींदार का सपोर्ट है, गांव के मुखिया का भी सपोर्ट है, और उनके विरोध में मतलब कि मतलब प्लांटर्स के अगेंस्ट में इनका ये दोनों का सपोर्ट है। और बहुत से गांव में हेडमैन यानी जो मुखिया होता था वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर करता था और इंडिगो पीजेंट्स के लिए मोबिलाइज करता था और मतलब कि बैटल्स वगैरह लठियाल के साथ इनके भी पे लड़ता भी था। दूसरे जगहों पे मतलब कि ज़मींदार जो था वो गांव गया और रियोत से ये आग्रह किया कि आप मतलब क्या कीजिए, प्लांटर का विरोध कीजिए। ये जो ज़मींदार थे वो मतलब कि प्लांटर्स के बढ़ते पावर से नाखुश थे और बहुत गुस्सा थे कि क्योंकि प्लांटर की तरफ से उनको मजबूर किया जाता था कि तुम अपना लैंड जो है लंबे समय के लिए लीज पे दो। इंडिगो पीजेंट्स, जो इंडिगो किसान थे, उन्होंने ये इमेजिन किया कि ब्रिटिश सरकार जो है उनको मतलब कि उनके संघर्ष में उनका समर्थन करेगी, प्लांटर के खिलाफ जो उनका संघर्ष चल रहा था उसमें ब्रिटिश सरकार उनकी हेल्प करेगी। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार भी नहीं चाहती थी कि किसी तरह का कोई आंदोलन हो, किसी तरह का कोई प्रसिद्ध विरोध हो, विद्रोह हो। जब ये न्यूज मतलब कि पहुंचा इंडिगो का जो ज़िला था, इन सब का जो न्यूज पहुंचा, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो विंटर के समय में इस इलाके का टूर किया 1859 में। रियोत्स ने मतलब कि इस टूर को गवर्नमेंट की यानी सरकार की सहानुभूति के रूप में देखा। बारासात एक जगह है, मजिस्ट्रेट एस्ले एडन ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि रियोत्स को मजबूर नहीं किया जाएगा किसी तरह के इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। ये क्वीन विक्टोरिया को पता चला और उसने घोषणा की कि इंडिगो की अब कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इसे उगाने की। एडन कोशिश क्या कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि पीजेंट्स को कंट्रोल किया जाए और आंदोलन जैसी सिचुएशन जो उत्पन्न हो रही थी उसको तत्काल जो है स्थगित किया जाए, उसको रोका जाए। बट उसका जो एक्शन था वो एक तरह से देखा जाए वो रिवोल्यूशन के सपोर्ट में ही जा रहा था। जैसे जैसे विरोध विद्रोह फैलता गया, कलकत्ता से जो बुद्धिजीवी आए उन्होंने भी इंडिगो की जो जिलाएं थी
उनका दौरा किया और उन्होंने उनके जीवन पे यानी उनके बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में लिखा। प्लांटर की जो टायरनी थी, तानाशाही थी, उसके बारे में लिखा। और जो इंडिगो सिस्टम की जो हॉरर्स थी, जो ये भयावह प्रणाली थी, इसके बारे में भी लिखा। इस रेवेलियन से चिंतित होकर के सरकार ने क्या किया, सेना समर्थन मतलब मिलिट्री सपोर्ट भी दिया, किसको, प्लांटर्स को। और मतलब कि और क्या क्या, इंडिगो कमीशन जो नील आयोग था उसको क्या किया, सेटअप किया कि जो ये प्रोडक्शन सिस्टम था इसको आप इंक्वायरी कीजिए कैसा था, क्या सच क्या था। कमीशन ने मतलब प्लांटर को दोषी पाया और उनकी आलोचना हुई कि आप ये जो सिस्टम अपना रहे थे वो सही नहीं था। इसकी तरफ से मतलब कि कमीशन ने ये घोषणा की कि इंडिगो प्रोडक्शन रियोत्स के लिए किसी भी तरह से प्रॉफिटेबल नहीं था। कमीशन ने रियोत्स से ये कहा कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट तो फुलफिल करने ही पड़ेंगे और भविष्य में आप चाहे तो इंडिगो नहीं उगा सकते हैं। एक ये डायलॉग दिया हुआ है जिसमें एक बंदा कहता है कि मैं भीख मांग लूँगा लेकिन इंडिगो की खेती नहीं करूँगा। जब इंडिगो कमीशन का जो ये प्रेसिडेंट है पूछता है कि तुम इंडिगो उगाओगे, तो ये कहता है नहीं। बोलता है कि एक बंडल में 1 रुपया उगाना होगा, तो ये बोलता है नहीं, या तो मैं दूसरे देश चला जाऊँगा या फिर मैं भीख मांगूंगा लेकिन इंडिगो की खेती नहीं करूँगा। इसके बाद है रिवोल्ट के बाद इंडिगो प्रोडक्शन जो है बंगाल में कोलैप्स हो गया। प्लांटर जो थे अब वो कहाँ चले गए, बिहार में यही काम शुरू करने चले गए। अब ये जो सिंथेटिक डाइज के आने की वजह से यानी कृत्रिम जो रंग थी उसके आने से 19वीं शताब्दी में बिजनेस प्रभावित हुआ। बट येट दे मैनेज टू एक्सपैंड प्रोडक्शन, बट फिर भी किसी भी तरह से वो क्या किए, अपना प्रोडक्शन जो था वो उसको बढ़ा लिए। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए तो बिहार से एक पीजेंट ने उनको क्या किया, इनवाइट किया कि आप चंपारण आइए और मतलब इंडिगो कल्टीवेटर की जो प्रॉब्लम है उसको देखिए। महात्मा गांधी का जो विजिट था 1917 में वो चंपारण मूवमेंट का शुरुआत था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर 3 that is ruling the countryside from class 8. This is the end of final part, that is part 2 of this video. I think we will begin with the next chapter, that is chapter 4 tribal, that is Diku's and the vision of golden age. So then again we will make a video on chapter 4. So this is all about this chapter and I hope this is going to create a very nice concept for the UPSC beginners and CBSE learners. So if once you go through this video, I hope you will benefit from this video. So that's all. Thank you and have a nice day.